नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बांग्लादेश में अब हिंदुओं को जान से खतरा सता रहा है और इस्कॉन के लोग डरे हुए हैं क्योंकि हिंदुओं के घरों में घुसकर पीटने के बाद बांग्लादेश से एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मुस्लिमों ने इस्कॉन जप न करने की चेतावनी दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर जारी। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में कौन रच रहा षड्यंत्र? भारतीय हिंदू सावधान, इस्कॉन भक्तों की संकट में जान। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है। उनका जीना मुश्किल हो चुका है और अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू किस कदर टारगेट पर हैं, ये वीडियो इस बात का प्रमाण है। इस 8 सेकंड के वीडियो में ये लोग एक एक इस्कॉन भक्त को पकड़ने और उनको मार डालने के नारे लगा रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन भक्तों को सताने और फिर उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे इन जुल्मों ने डर पैदा कर दिया है। 30 सेकंड का ये वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें हिंदुओं को जला देने की खुलेआम धमकी दी जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार आंखें मूंदे बैठी है। इससे पहले बांग्लादेश की आर्मी ने हिंदुओं के खिलाफ मिडनाइट एक्शन किया था। चटगांव के हजीरा कॉलोनी में घुसकर हिंदुओं की पिटाई की थी, लाठियां बरसाई, इतना मारा कि लोग बदहवास होकर इधर उधर छुपने लगे। और तो और कोई सबूत ना रहे इस डर से घरों में लगे सीसीटीवी तक तोड़ डाले। ये चट्टग्राम की हाजिर गली की घटना है। मंगलवार रात की बात है। चट्टग्राम में ये सारा विवाद फेसबुक की एक पोस्ट को लेकर हुआ। जब एक शख्स के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो हिंदुओं ने विरोध किया। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। रात को 10 बजे डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों को लेकर हजारी गली पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पिटवाया। दरअसल पिछले दिनों हिंदुओं ने एक मुस्लिम दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसने इस्कॉन और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसके विरोध में हिंदुओं ने दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दोषी पर कार्रवाई करने के बजाय पूरी योजना के तहत हिंदू समुदाय पर ही हमला किया गया, जो लगातार जारी है। ये वीडियो सामने आने के बाद भारत ने इसकी निंदा की और हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की। चटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी। उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करने की अपील की जा रही है क्योंकि इस्कॉन के भक्तों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू वेशभूषा में घूमना भारी पड़ रहा है। तिलक लगाना और भजन सुनना गुनाह लग रहा है, जिसे देखते हुए हर हिंदू गुस्से में है और हिंदू रक्षा पर सवाल उठ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी एक अलग तरह की हलचल है। अमेरिका को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है।
ट्रंप की संभावित टीम के नामों के साथ सरनेम पाकिस्तान की गहरी नजर के दायरे में है। पाकिस्तान को चिंता खाई जा रही है कि ट्रंप सरकार में कितने हिंदू आने वाले हैं, किस नाम का रिश्ता भारत से है, कौन सा सरनेम कनेक्शन हिंदुस्तान से जुड़ रहा है। एक नाम तो ऐसा है जिसे सुनकर पाकिस्तान सांसें भर भर कर कह रहा है, काश। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इस भारतीय के नाम से पाकिस्तान में तहलका क्यों मचा हुआ है? इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। पाकिस्तान को ट्रंप से डर लग रहा है। ट्रंप के भारतीय सिपह सलारों से और ज्यादा डर लग रहा है। अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे। अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करे। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। ट्रंप के राज में भारतीयों की सरकार और पाकिस्तानी अमेरिका से ही बाहर। जो पाकिस्तान से लोग गए उनका क्या होगा, और वो पाकिस्तान वापस आ गए जो, तब पाकिस्तान में क्या होगा? ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है, तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आगे है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है, और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। नाम काश पटेल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार, पेशे से अटॉर्नी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। ऐसा हम नहीं, खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह आर्टिकल ट्रंप की जीत के पहले ही छाप दिया था। ट्रंप की जीत के बाद अब यही चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ये सोच सोच कर ही सदमे में आ गया है कि अब एक भारतीय मूल का शख्स बतौर CIA चीफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खुफिया ठिकानों का मुआयना करेगा। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटॉर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ, एंड इफ ही इज पिक्ड एज अ CIA हेड, तो ये समझ लें कि उसके व्यूज जो है राम मंदिर के बारे में बड़े अच्छे थे, PM मोदी के बारे में अच्छे थे। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप काश पटेल है। काश पटेल ट्रंप के गहरे विश्वास पात्रों में से एक हैं। काश पटेल के माता पिता गुजराती थे जो पहले युगांडा में थे और फिर 70 के दशक में अमेरिका आ गए। काश पटेल अमेरिका में सरकारी वकील थे। इसके बाद उन्होंने खुफिया विभाग में भी नौकरी की और अब कहा जा रहा है कि ट्रंप उन्हें CIA का चीफ बना सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रंप के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करे। सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेज। विवेक रामास्वामी लुधियाना के थे, बॉबी जिंदल। अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। काश पटेल अकेले इंडियन अमेरिकन नहीं है जो ट्रंप कैबिनेट में खास पदों पर दिखने वाले हैं।
भारतीय मूल के ही विवेक रामास्वामी को सुरक्षा या कॉमर्स का पोर्टफोलियो दिए जाने की संभावना है। लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल भारतीय मूल के हैं, उन्हें हेल्थ पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। भारतीय मूल के ही शलभ कुमार को भी ट्रंप कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट चुने गए जेडी वॉन्स की पत्नी उषा वॉन्स हिंदू हैं। माना जा रहा है कि उन्हें भी सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। ट्रंप के आने से पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इस खित्ते के रिलेशंस में, या मतलब क्या आपको नजर आ रहा है चीज? अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उनके गुलाम थे, अच्छा, हैं, रहेंगे। पाकिस्तान वाली बात नहीं ओहो, क्यों नहीं रहेंगे? किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है। हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, मेरा भी दिल, ठीक है ना? लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसे नहीं हो। पाकिस्तान के दिल की हालत समझिए। भारत से दुश्मनी में वो यूं ही घुला जा रहा है और अब अमेरिका में जाकर भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भारतीयों के आगे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। और तो और बतौर CIA चीफ एक भारतीय मूल का शख्स इस्लामाबाद जाकर आर्मी चीफ से रिपोर्ट लेगा, तब तो गजब ही हो जाएगा। अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसी डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंडिया के बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं। टेक कंपनीज के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट्स में भी वो होते हैं। तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे या कुछ वैसे ही कुछ थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि अपलिफ्ट होगा? पाकिस्तानी अभी तक लोकल पॉलिटिक्स को सही सीरियस तरीके से नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एनर्जाइज अपने आप को नहीं कर सके, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी तक कोई भी पाकिस्तानी कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो बजाय लोकल डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना, हर शहर के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के दो ऑफिसेज हैं, ग्रुपिंग है, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, बजाय ऊपर जाने के एक दूसरे को ही बस खींच के आगे पीछे कर रहे हैं। पाकिस्तान का दर्द सिर्फ काश या विवेक रामास्वामी या उषा वॉन्स तक नहीं है, एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप का एजेंडा ही यही था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है और इनके घुसने के रास्ते बंद करने हैं। अमेरिका में रह रहे ऐसे लोगों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। अब पाकिस्तान को ऐसे लाखों पाकिस्तानियों के लिए दाना पानी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। क्या वाकई में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है क्या उनको निकाल दिया जाएगा? अगर निकाल दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान से लोग गए हैं उनका क्या होगा? इसलिए कि अगर इतने सारे लोग बाहर निकाल दिए गए और वो पाकिस्तान वापस आ गए, जो कि यकीनन तादाद जो है वो लाखों में होगी, तब पाकिस्तान में क्या होगा? उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या जॉब देंगे, क्या एजुकेशन का होगा, क्या हेल्थ सेक्टर का होगा? पाकिस्तान की तो मुसीबत हो जाएगी अगर इतने सारे लोग वापस आ गए। पैसा हम लेते रहते हैं, अभी भी IMF से हमने लोन मांगा है, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमें जो है 1 बिलियन दिया है, अभी हम 1 बिलियन और उसके बाद 7 बिलियन का जो लोन हमने पास करवाया है उसके लिए हमें और भी बहुत सारी झक मारनी है, मारे फिरना है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उन्हें जुगाड़ लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कहीं ना कहीं छुप के अपनी जान बचा लेंगे। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ट्रंप, और अब मोदी और ट्रंप दोनों एक साथ। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री के चर्चे भी पाकिस्तान में भारत से ज्यादा हैं। नवाज शरीफ हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। 3 दिन तक डेरा डालने के बावजूद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके बारे में अब अमेरिका का हर फैसला मोदी से ही पूछकर होगा। लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर ये चीज डिस्कस हो रही है कि ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आगे है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है, और अब अगर इंडिया कहेगा तो ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत नवाजिश जो होती है वो भी होनी है कि नहीं होनी। पाकिस्तान तो अब किसी मेरा ख्याल खाते में नहीं है
पाकिस्तान ने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी को दोहरा दर्द है। एक तरफ ट्रंप सरकार में भारतीयों के दबदबे का खौफ, तो दूसरी तरफ इमरान खान। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को शुक्रवार को ही एक दिन में 4 मामलों में जमानत मिल गई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और इमरान की पार्टी के नेता आरिफ अलवी ने ट्रंप की जीत के दिन ही उन्हें चिट्ठी लिखकर इमरान से दोस्ती की दुहाई दी थी। इमरान समर्थक ट्रंप की जीत के बाद से ही ये माहौल बनाने में जुटे हैं कि अब इमरान की रिहाई के दिन नजदीक आ गए हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक डिलूजन पाली जाती है, उसको पेंडर किया जाता है। और इस बार डिलूजन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, इसलिए जश्न का समा मच जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। उसकी वजह यह है कि यूएस इज़ प्रैक्टिसिंग फॉरेन पॉलिसी डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान सिंस 2017। एक विजिट जो इमरान खान का वहाँ हो गया, उसको सर पे बैठा के बैठे हुए हो भाई, वो इसलिए हुआ था कि ये कन्वे करना था कि उधर आर्टिकल 370 करवा रहे हैं इंडिया में, तो अपना मुंह बंद रखना, जो कि बाद में हो गया खान साहब के अंडर, और आजकल वो कश्मीर के भी चैंपियन पार्टी में से एक है। खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ही ऐसी अटकलबाजियों को हवा दी थी कि अमेरिका से एक फोन आएगा और उन्हें इमरान को छोड़ना पड़ेगा। ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो उनके शपथ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रंप के भरोसे पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का जोश फिर से हिलोरे मारने लगा है। शनिवार 9 नवंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए फिर से एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया गया है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, अगर मैंडेट चोरी ना होता, तो आज मेरा लीडर इमरान खान दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता। इसे नाहक बेगुनाह जेल में तकरीबन 1.5 साल खान साहब को हो गया है। जो शख्स पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर चुका है, उस शख्स को बेगुनाह यहाँ पे एक जेल की काल कोठरी में रखा हुआ है। रूल ऑफ लॉ मुल्क में इस वक्त खत्म हो चुका है। 100 साल की एक बूढ़ी खातून और 9 साल की किसी की बच्ची भी महफूज नहीं है। आप सब ने कल 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पे पहुंचना है और आपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। ऐसी अफरा तफरी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं दिखी। पीएम शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के एक हफ्ते बाद ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर से सऊदी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए, और एक हफ्ते बाद शहबाज शरीफ फिर से क्राउन प्रिंस सलमान के सामने हाथ फैला रहे होंगे। ये भगदड़ इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बनने वाली नई सरकार से पाकिस्तान को दुत्कार ही मिलेगी। चीन भी उससे आजिज आ चुका है, लिहाजा इकलौता रास्ता अरबी शेखों की खैरात ही बचता है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो। इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान शुड क्लैरिफाई देमसेल्फ रिलेटेड टू टेररिज्म, कि आइदर इट्स स्टेट फंडेड, स्टेट सपोर्टेड, और दीज आर जस्ट रैंडम टेररिस्ट एक्टिविटीज़। लेकिन ज़रूरत है इस चीज़ की। पाकिस्तान उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फ्लरिश या प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा जब तक अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप नहीं इस्तेवार किए जाएंगे। बल्कि कहा जा सकता है कि भारत को आपसे रिजर्वेशन है, अब चाइना को भी आपके साथ रिजर्वेशन है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान छोड़कर स्विट्जरलैंड जा बैठी हैं। कहा जा रहा है कि इलाज कराने गई हैं। इधर 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी तकदीर के इलाज के लिए कभी ट्रंप की ओर देख रहे हैं, कभी मोदी की ओर, कभी चीन की ओर और कभी अरब देशों की ओर। ट्रंप ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, और ये हो भी सकता है। अगर ट्रंप पाकिस्तान के कर्जे उतारे तो चाइना क्या, चाइना जैसे 2 मुल्क और हों तो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे इंडिया की पॉलिसी आपने ये भी डिस्कस किया ना कि भाई वो अपने कंट्री को पहले देखते हैं, ना वो रशिया को देखते हैं, ना ही वो अमेरिका को देखते हैं। ऐसे ही हम क्यों नहीं अपनी पॉलिसी बना लेते कि हम भी पहले पाकिस्तान को देखें? तो आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो जी कि उनकी पॉलिसी है, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। और भाई मेरे, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया में कर्जई तरीन मुल्क है? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान, मुश्किल वक्त तो आता रहता है ना कंट्रीज में। सर, मुश्किल वक्त ये जब से पाकिस्तान बना, इस पे मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को बुरी तरह धोया था। अमेरिकी मदद में कटौती के साथ साथ उसे आतंकवाद के मुद्दे पर भी बुरी तरह घेरा था। माना जाता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला भी
मोदी और ट्रंप की कोशिशों का ही नतीजा था। इसीलिए अमेरिका में ट्रंप की वापसी और भारतीयों का दबदबा पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोई ऐसा इतना बड़ा बायस नहीं है कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। उसकी वजह यह है कि वो दोनों की पॉलिसी में इतना बड़ा फ़र्क नहीं होगा इंडिया को लेके। मोदी साहब भी अपना दोस्त कहते हैं, ट्रंप को ट्वीट में भी कॉन्ग्रेचुलेट करके यही कहा, और इसी तरह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था कि रेड कार्पेट बिछाया गया उनके लिए जब अभी रिसेंटली वो गए थे, तो नो डिफरेंस। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है, और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। तो ट्रंप आए या बाइडन आए या कमला हैरिस आती, कुछ भी होता, इट वुड हैव बीन द सेम फॉर देम। ट्रंप का कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा, तब जो होगा सो होगा, लेकिन उसके पहले के 2 महीनों में पाकिस्तान का सोच कर ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। यूपी में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। अवैध बेसमेंट पर बड़ा अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक्शन कानपुर में भी हुआ। एक दिन में 24 मकानों में बने अवैध बेसमेंट को सील कर दिया गया, लेकिन सपा ने कार्रवाई को उपचुनाव से जोड़ दिया, वोटरों को डराने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानपुर में अवैध बेसमेंट से भाईजान का सेंटीमेंट क्यों हर्ट हो रहा है। कानपुर में कार्रवाई से अखिलेश कैंप में क्यों टेंशन हाई है, देखिए रिपोर्ट। 1 2 3 4 5 नहीं, कानपुर में पूरे 24 अवैध बेसमेंट सील किए गए हैं। कानपुर की संकरी गलियों में बिना नक्शे के बड़ी बड़ी बिल्डिंग तानकर ये अवैध बेसमेंट बनाए गए थे। इन बेसमेंट में अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। बेसमेंट में अवैध रूप से रेडीमेड कपड़ा कटिंग और सिलाई का कारोबार किया जा रहा था। इन बेसमेंट में जिम भी चलाया जा रहा था। अवैध रूप से स्नूकर गेम संचालित किया जा रहा था। अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए ने इन्हें सील कर दिया है। ताला लगा दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया है, चेतावनी वाला पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर में लिखा है, अवैध बेसमेंट को केडीए ने सील कर दिया है। आदेश ना मानने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में सीजिंग की एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में लगभग 24 अवैध इमारतों के बेसमेंट सील किए गए, जिनमें अवैध रूप से कारखाने भी चल रहे थे, गोदाम भी बने हुए थे। लेकिन चर्चा में तो ये तब आया जब समाजवादी पार्टी ने इस पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि केवल सीसामऊ क्षेत्र में ही ये सीजिंग की कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि सरकार वोटरों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये बैनर लगा दिए गए हैं, नोटिस लगा दी गई है, इनमें सीजिंग की कार्रवाई हुई है। एक ही गली में 5 से 6 की बिल्डिंगों के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर ही ये कार्रवाई की गई है, इसलिए ये मामला सुर्खियों में आ गया। केडीए की ये कार्रवाई कर्नलगंज नाला रोड, मुन्नापुरवा और बेकनगंज में हुई, लेकिन अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कानपुर के कर्नलगंज में हुई। यहाँ पर तकरीबन 1.5 दर्जन बेसमेंट सील किए गए हैं। लेकिन सील की कार्रवाई क्यों हुई, ये भी जान लीजिए। कानपुर के कर्नलगंज के बर्फखाना में मकान नंबर 96/42 में भी कार्रवाई हुई। ये घर बाबू खां का है। बाबू खां पर 150 वर्ग मीटर में अवैध रूप से 6 मंजिला इमारत बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। अवैध रूप से रेडीमेड कपड़े की सिलाई का कारोबार किया जा रहा था। ये दूसरा घर भी कानपुर के कर्नलगंज का है। मकान नंबर 101/1 के मालिक रईस अहमद है। इन्होंने भी 160 वर्ग मीटर में अवैध रूप से 6 मंजिला इमारत खड़ी कर रखी है और बेसमेंट में अवैध रूप से कपड़े की कटिंग और रेडीमेड कपड़े का कारोबार कर रहे थे। केडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 और संशोधित 1997 के तहत ये कार्रवाई की। एक साथ 24 बेसमेंट सील हुए तो हंगामा भी मचा।
समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप भी लगा। समाजवादी पार्टी कानपुर में अवैध बेसमेंट पर हो रही कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के इशारे पर केडीए पर एक्शन का आरोप लगा रही है। ये कार्रवाई सीजिंग की गलत बेसमेंट पे हुई, इस पे मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दौर में हो रही है, जिस टाइमिंग पे हो रही है, जिस क्षेत्र में हो रही है, इस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन हमारा नामांकन हुआ था, आप साथियों ने हमसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। इनके बूथ प्रभारी दरोगा जी हैं, इनके सेक्टर प्रभारी केसको के जेई साहब हैं, इनके जोनल प्रभारी केडीए के अधिकारी हैं। तो ये केडीए के अधिकारी अपने भाजपा के जोनल प्रभारी होने की भूमिका को अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, ये आचार संहिता का भी स्पष्ट उल्लंघन है। चूँकि कार्रवाई अगर होनी है तो पूरे शहर में होनी चाहिए। हजारों भवन अवैध बने हैं, हजारों भवन बगैर नक्शे के बने हैं, पूरे शहर में बने हैं। इस साल जुलाई में दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद जुलाई में योगी सरकार ने यूपी में बने सभी अवैध बेसमेंट को सील करने का आदेश दिया था। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया था। देखिए, इसमें जो दिल्ली में एक बार बेसमेंट में पानी भरने की घटना हुई थी जिसमें कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद एक शासन से भी पत्र आया था बेसमेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए। उसके क्रम में हमारे यहाँ लगातार सभी जोनों में कार्रवाई चल रही है जो है, और उसमें कल जोन 1 में भी कार्रवाई हुई है, आज हमारे यहाँ जोन 2 में, जोन 4 में भी कार्रवाई हो रही है। और उसके पहले भी बेसमेंट्स पे लगातार कार्रवाई, पिछले महीने में भी कई भवन जो है बेसमेंट्स जो है सील किए गए हैं। उसी क्रम में बेसमेंट्स में ये कार्रवाई जो है की गई है। ऐसा नहीं है कि कानपुर में पहली बार बेसमेंट सील करने की कार्रवाई की गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को भी सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। तब केडीए ने चमनगंज में कांग्रेस पार्षद शिब्बू अंसारी समेत 4 लोगों के भवनों में बने अवैध बेसमेंट को सील कर दिया था। चमनगंज जैसी घनी आबादी में बिना नक्शे के बनी बड़ी बड़ी अवैध इमारतें बना दी गई हैं। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। इस बीच कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी स्थित जेएस टावर के बेसमेंट में एक कोचिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी में योगी सरकार सभी की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है ताकि इन अवैध बेसमेंट में दिल्ली जैसी घटना नहीं हो। लेकिन समाजवादी पार्टी सियासत करने में जुट गई है। सुरक्षा के बजाय उसे वोट बैंक दिख रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समाजवादी अब सीसामऊ में अवैध बेसमेंट पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर केडीए एक्शन कर रही है और विशेष समुदाय के वोटरों को डराने का काम कर रही है। आपको याद, जिस दिन ये तारीख बढ़ी थी, हमसे लोगों ने पूछा था, तो हमने कहा था उत्पीड़न कुछ कम पड़ गया है, उत्पीड़न की डोज बढ़ानी है। तो अभी 7-16 की कार्रवाइयाँ होंगी, फर्जी मुकदमे होंगे, केसको की रेड होंगी, केडीए कार्रवाई होंगी, और ये सब कुछ नगर निगम की भी होगी अभी, और ये सब कुछ सिर्फ सीसामऊ क्षेत्र में होगा। चूँकि जो मुख्यमंत्री ने विकास का वादा किया था, 36 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित करी थी, वो तो हुई नहीं। लाल इमली चालू करने को कहा था, वो तो हुआ नहीं। तो जब वो उनकी जो निराशा है, जो हताशा है, जो विकास कार्यों में उनका मनोबल टूटा हुआ है, लोग कर नहीं पाए हैं, उसको डर के माहौल से पैदा करके वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई अभी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तभी तो योगी ने सपा नेताओं के चाल चरित्र पर सवाल उठाए, समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने नारों की याद दिलाई, साथ ही नया नारा दिया। योगी ने कहा कि जहां दिखे सफाई वहां समझो बिटिया घबराई। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था, मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था, वो कह रहा था
कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। महिला सुरक्षा को लेकर योगी केवल बयानबाजी ही नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले भी ले रहे हैं। योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, यह आज यूपी महिला आयोग के फैसले में देखने को मिला। कानपुर में एकता हत्याकांड के बाद अब कोई भी पुरुष ट्रेनर जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं देगा। योग में भी महिलाओं को ट्रेनिंग पुरुष नहीं महिला ही देगी। जिम और योग सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा। जन सुनवाई के दौरान जिम, ब्यूटी पार्लर और बुटीक में पुरुषों से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। जिम में महिलाओं के 99% ट्रेनर पुरुष हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे महिलाएं या छोटी बच्चियां बर्दाश्त करती हैं, घर पर आकर बता नहीं पाती। इसी वजह से यूपी महिला आयोग ने ये कदम उठाया है। हाल ही में कानपुर में ऐसी ही घटना हुई जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें तलाक तक की नौबत आ गई। मैंने जो फैसले लिए हैं वो ये थे कि ज़रूरत थी समाज की, क्योंकि समाज में बैठते हैं जाते हैं तो सारी शिकायतें आती हैं, और स्पेशली अब तो जो सुनवाई का करते हैं तो उसमें भी इस तरह की केसेस आते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 90% जिम 99% जिमों में सब लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, जबकि लड़कियाँ होनी चाहिए। दूसरा एक जैसे बुटीक हैं तो वहाँ टेलर लड़के हैं लेकिन मेज़रमेंट भी लड़के ही करते हैं, जबकि वो शायद मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब कपड़ों के मेजरमेंट लिए जाते हैं तो वो किस तरह से लिए जाते हैं। मेरा सिर्फ ये इसकी भी शिकायतों का उन्होंने ध्यान रखा है। बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर टेलर वहाँ लड़का है या वो है तो मेजरमेंट के लिए लड़की वहाँ जरूर रखें। यूपी महिला आयोग को कपड़ों की नाप के दौरान बैड टच की भी शिकायतें मिली हैं। इसी वजह से महिला आयोग ने सिफारिश की है कि अब पुरुष दर्जी महिलाओं की माप नहीं ले सकेंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बुटीक में मेजरमेंट के लिए महिला को रखना जरूरी है। यूपी की महिला आयोग को ब्यूटी पार्लर में दुल्हन को तैयार करने और महिलाओं को साड़ी पहनाने के दौरान बैड टच की शिकायतें मिली। इसी वजह से बुटीक और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि कोई घटना हो तो आरोपी को पकड़ा जा सके। दूसरा था पार्लर का, कि पार्लर में भी जाते हैं तो ये एक नया एक फैशन सा चल गया है कि अब जो महिलाओं के पार्लर हैं उसमें भी लड़के सारे अपॉइंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हमारे संस्कार हैं और ना ये हमारी संस्कृति है। कि आज आप देखेंगे कि आप भी देखते होंगे जो रील आती रहती हैं और जो इतने केसेस होते हैं कि ब्राइडल मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े भी साड़ियाँ भी लड़कों पहना रहे हैं, फिर वो उनको सारे को वायरल कर रहे हैं वीडियो बना के, तो वहाँ भी वो सारा मजाक होता है। दूसरा या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़की है शादी होकर ससुराल जा रही है, वहाँ हो सकता है किसी को पसंद ना आए, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं इन चीज़ों के। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि मैं ये नहीं कह रही किसी से कि आप लड़कों को हटाएं या लड़के ना रखें या आप अपने उसको बंद करें जिम या पार्लर या उसको, लेकिन लड़कियां भी वहां रखें। उससे मेरे दो मकसद हैं, एक तो महिलाओं को सुरक्षित करना है, सारी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षित करना है, दूसरा महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाए, कोचिंग में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए और महिला कपड़ों की दुकान का कामकाज महिला स्टाफ ही चलाएं।